हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, स्टेट, पीसीएस, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान को या पॉलिटी को। संविधान या पॉलिटी के इससे पहले बहुत सारे चैप्टर कवर करवाए जा चुके हैं, तो अगर आप डिटेल में टॉपिक वाइज पूरा संविधान या पूरी पॉलिटी को समझना चाहते हैं, आसान भाषा में इसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। वहां पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, एक एक करके आप सारी वीडियोज देखते जाइए और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते जाइए। आपका पूरा संविधान, पूरा पॉलिटी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो देखिए, कल की क्लास में हमने कुछ प्रमुख संविधान संशोधन को कवर कर लिया था, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देखे थे। आज की वीडियो में हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाकी थे उनको पढ़ना है, तो इन्हीं को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और देखिए, कल की क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि इनसे घुमा फिरा करके बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में हमने 69वें संविधान संशोधन तक को समझ लिया था। आज की क्लास में हमें इसके आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको समझना है। तो पहला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, या पंचायती राज प्रणाली जो थी उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इससे पहले देखिए, हमने जब डीपीएसपी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में यह कहा गया है कि राज्य की ये ड्यूटी है या सरकार की ये ड्यूटी है कि वह ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन करे, पंचायतों का निर्माण करे। लेकिन इसको सरकार ने राज्यों के ऊपर यानी स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया था कि वह अपने राज्य में पंचायती राज प्रणाली जो है उसे शुरू करें या पंचायतों का गठन करें। बहुत लंबे समय तक किसी भी गांव में या किसी भी स्टेट में पंचायतों को लागू नहीं किया गया, पंचायतों को नहीं बनाया गया। इसके बाद सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 किया और इसमें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायतों को, और हर स्टेट से यह कहा गया कि ग्राम स्तर पर पंचायतों का निर्माण करा जाए। पंचायतों का निर्माण वर्तमान समय में जो है वो 3 स्तर पर किया गया है, यानी वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। तो इसमें सबसे पहले ग्राम स्तर पर, दूसरे नंबर पर ब्लॉक स्तर पर और तीसरे नंबर पर जिला स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया जाता है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली वर्तमान समय में हमारे देश में लागू है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। लेकिन ये सारी बातें हम डिटेल में स्थानीय निकाय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब देखिए, पंचायतों को संविधान में शामिल किया गया है, तो इन्हें किसी न किसी आर्टिकल या किसी न किसी भाग या किसी न किसी अनुसूची में शामिल किया गया होगा। किसी न किसी अनुसूची, भाग या आर्टिकल में इनको लिखा गया होगा। तो इसके लिए 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में इसके बारे में लिखा गया है और साथ ही साथ में एक भाग इसमें जोड़ा गया था संविधान में, जिसे कहा जाता है भाग 9। तो भाग 9 और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिक्र किया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हमने जब भाग वाला चैप्टर देखा था और अनुसूची वाला चैप्टर देखा था, तो हम ये सारी बातें पहले ही देख चुके हैं कि भाग 9 में 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर फिर से आपको याद कर लेना है। फिर इसमें 29 विषय ऐसे शामिल किए गए हैं जिन पर पंचायतों को काम करना है, जैसे सड़क बनाना, जैसे नालियां बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सारे काम इनको सौंपे गए हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से इसमें चीजें जोड़ी गई हैं, तो इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया है
और इसके अलावा पंचायतों को 29 ऐसे विषय हैं जो बताए गए हैं कि आपको इन पर काम करना है। फिर इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। 73वें में पंचायतें और 74वें में नगर पालिकाएं। जब ग्राम स्तर पर या गांव के स्तर पर निर्माण किया जाएगा स्थानीय निकायों का तो उन्हें पंचायत कहा जाएगा, और जब शहरी स्तर पर स्थानीय निकाय बनाए जाएंगे तो उन्हें नगर पालिका कहा जाएगा। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिकाओं को संविधान में जोड़ा गया। तो नगर पालिकाओं को भी संविधान में किसी अनुसूची में रखा गया है। कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा भाग 9 का ए जोड़ा गया है नगर पालिकाओं के लिए, और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं जिन पर इनको काम करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाग 9 ए को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, या 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है, या नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो सभी का आंसर है 74वां संविधान संशोधन 1992। फिर इसके बाद अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसको कहा जाता है 84वां संविधान संशोधन 2001। ये वाला संविधान संशोधन लगातार हमने लोकसभा विधानसभा दोनों क्लासेस में देखा है। फिर से एक बार समझ लीजिए। वैसे ये सारे संविधान संशोधन जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं वहां पर देखते ही हैं, तो जब आप ये संविधान संशोधन देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ हिट कर रहा होगा कि ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अलग से व्यवस्थित तरीके से इनको पढ़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाए, आपको रिवीजन बार बार करने में दिक्कत ना हो, और एक बार आप इनको क्रम से पढ़ लेंगे तो आपको सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया है कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटें जितनी अभी हैं उतनी ही रहेंगी। 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा विधानसभा और लोकसभा की सीटों को, और जब 2026 के बाद इनकी सीटें चेंज की जाएंगी तो वर्तमान में 2026 तक कहा गया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें फिक्स की गई हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक ये सीटें फिक्स रहेंगी, जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। लेकिन जब 2026 के बाद इनमें चेंज किया जाएगा तो फिर इनको चेंज करके 2002 की जनगणना के आधार पर फिक्स कर दिया जाएगा, और कुछ समय फिक्स कर दिया जाएगा कि इस समय तक ये सीटें फिक्स रहेंगी। तो यहाँ पर 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं होगा, ये बात कही गई है 84वें संविधान संशोधन 2001 में। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 है। इसमें 3 बातें लिखी गई थी, 3 बातें जोड़ी घटाई गई थी। वो सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने मूल अधिकार पढ़ा था तो इसे देखा था, डीपीएसपी में इसे देखा था, और मूल कर्तव्य में इसे देखा था। फिर से एक बार रिकॉल करिए। अनुच्छेद 21A को इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका मूल अधिकार है कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसमें फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। FR का मतलब है फंडामेंटल राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो समझ लीजिएगा। फिर देखिए इसमें पहले ये वाली बात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाली बात लिखी गई थी आर्टिकल 45 में, यानी डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तीनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए डीपीएसपी में ये बात पहले लिखी गई थी आर्टिकल 45 के अंतर्गत। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में यानी मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया था। तो ये जो आर्टिकल था यहाँ पर फिर कोई भी बात लिखी नहीं गई थी, तो इसमें बाद में जोड़ दिया गया था कि यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे सरकार का दायित्व है कि वह उनके भरण पोषण की, उनके लालन पालन की, उनके रख रखाव की व्यवस्था करे। फिर आर्टिकल 51 के ए में या 51 के का में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, हमने देखा है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसमें कौन सी बात कही गई थी?
कहा गया था कि जो भी अभिभावक होंगे और जो भी अभिभावक होंगे और जो भी माता पिता होंगे वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएंगे। यहाँ पर कह दिया गया था कि प्राप्त करना बच्चों का मूल अधिकार है। तो यहाँ पर कहा गया था कि माता पिता या अभिभावक जो होंगे उनकी फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं। उन्हें कारखानों में या होटलों में या घर के कामों में बिजी ना रखें, यहाँ पर उनको ना लगाएं। यहाँ पर अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का काम करें। लेकिन आपको पता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहाँ पर बच्चों के पैदा होते ही 5 साल 6 साल में उनको काम पर लगा दिया जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लड़कों को होटलों में काम पर लगा देते हैं, कारखानों में काम पर लगा देते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं छोटी छोटी 5 साल से 6 साल से घर संभालने लग जाती हैं, उन्हें कभी भी पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये जहाँ फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर बताई गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा या फंडामेंटल ड्यूटी होगी। लेकिन क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो इनके लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, केस नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और वैसे भी इनमें कोई जो माता पिता हैं, गरीब परिवार हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो भूखा है उसके लिए पहला विषय है रोटी। अगर इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो इनका सबसे पहला जो ध्यान होगा वो जाएगा कि अगले पहर की या शाम की या सुबह की रोटी की व्यवस्था कर ली जाए। पढ़ाई लिखाई इनके चिंतन का विषय ही नहीं होगा, क्योंकि भूखे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है रोटी। तो इसलिए यहाँ पर इनकी भी कोई गलती नहीं है। व्यवस्था ही ऐसी है, सिस्टम ही ऐसा है कि जो धन है, आर्थिक संसाधन है, उनका वितरण इतना खराब है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। फिर देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 हमें याद करना है। ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि जो मंत्री परिषद का आकार होगा वह लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक नहीं होगा। यानी लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है और विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, मंत्री परिषद में शामिल नहीं किए जाएंगे या कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये बात कही गई है। फिर 92वां संविधान संशोधन हमें याद करना है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। जब हमने शेड्यूल्स को या अनुसूचियों को पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। 4 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये चारों लैंग्वेज भी आपको याद रखनी है। इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। फिर 100वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये 100वां है तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में लागू किया गया था। बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरित की गई थी। इसका क्या मतलब है कि बांग्लादेश और भारत ने कुछ भूभाग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ चेंज कर लिए थे, एक दूसरे को वापस कर दिए थे या एक दूसरे के साथ इनको हस्तांतरित कर लिया था। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 है। इन सभी को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बहुत बार ये आप पढ़ नहीं पाए होंगे, स्किप हो गया होगा आपसे, लेकिन ये करंट अफेयर्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और जीएस में भी, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें जीएसटी को लागू किया गया था, आप सब जानते हैं, जिसके लिए आजकल बीजेपी सरकार का मजाक बनाया जा रहा है। किसका मजाक बनाया जा रहा है? तो निर्मला सीतारमण जी का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जीएसटी लोगों से ली जा रही है। तो इसको शामिल किया गया था 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गया था
वस्तु एवं सेवा कर इसे कहा जाता है हिंदी में, और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में लागू किया गया था। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसे आर्टिकल 338 के बी में रखा गया था। आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि ओबीसी आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 338 के बी में इसे रखा गया है। फिर आर्टिकल 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको 10% का आरक्षण दिया गया था। और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन सा होता है, तो इसमें सामान्य वर्ग के या जनरल कैटेगरी के ऐसे लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है। ऐसे लोग जो सामान्य वर्ग से रिलेट करते हैं, जनरल कैटेगरी से रिलेट करते हैं, लेकिन उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है, तो उनको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% का आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में। तो यहाँ पर 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से इसे शामिल किया गया है। लेकिन आपको पता है संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ा अगर कोई वर्ग है तो उसको किसी तरह के आरक्षण देने की बात नहीं की गई है। संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण सिर्फ 2 आधार पर दिया जाएगा, या तो सामाजिक या तो शैक्षिक। लेकिन यहाँ पर 103वें संविधान संशोधन के द्वारा नई चीज संविधान में शामिल कर दी गई है, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 आपको याद रखना है, ये कई बार हम देख चुके हैं। एंग्लो इंडियंस को विधानसभा और लोकसभा में पहले आरक्षण दिया जाता था, लोकसभा में 2 सीटें, विधानसभा में 1 सीट। इनको हटा दिया गया था 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो राज्य हैं वो अपने यहाँ शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी श्रेणी बना सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। यानी राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो राज्य स्तर पर भी आरक्षण दे सकते हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर कोई सेंट्रल वैकेंसी होती है तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अलग आरक्षण दिया जाता है, और राज्य चाहे तो अपने यहाँ पर अलग से फिर से आरक्षण दे सकते हैं। तो 2 तरह के कट ऑफ जो होती है वो लगाई जाती हैं। अगर कोई सेंट्रल वैकेंसी होती है तो स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो दूसरा होता है। आपने देखा होगा, आप सारी बातें समझते हैं। ये हुआ था 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा। फिर 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है, सितंबर में। आपको याद रखना है, ये लेटेस्ट है, सितंबर में। तो लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 106वां संविधान संशोधन 2023 किया गया है। इसे कहा जाता है महिला आरक्षण अधिनियम या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भी इसे कहा जाता है। और इसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात की गई है। वर्तमान समय में महिलाओं को कोई भी आरक्षण लोकसभा, विधानसभा या किसी भी सदन में नहीं दी जाती है, ये बात आपको पता है। इस 2023 में जो संशोधन हुआ है 106वां संविधान संशोधन, उसके तहत ये बात कही गई है कि महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये अधिनियम पास हुआ है, इसे लागू नहीं किया गया है, और ये भी पता नहीं है कि इसे कब तक लागू किया जाएगा। तो ये एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे आपको पता होगा कि गांधी जी ने जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यानी उन्होंने कहा था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो भविष्य का चेक है, और वो भी ऐसे बैंक का चेक है जो भविष्य में डूबने वाला है। तो इसे आप एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक समझ लीजिए। इसे अभी लागू नहीं किया गया है, बस इसको अधिनियम बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है। तो फिर इसे कानून क्यों बनाया गया है? ताकि क्रेडिट हम ले लें और भुगतान इसका कोई और सरकार करे।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है, महिला आरक्षण अधिनियम बनाया गया है 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा। इसे लागू करने से संबंधित अभी तक कोई भी बातें पता नहीं है कि कब लागू किया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को देने की बात की गई है। और ये बहुत अच्छा आरक्षण नहीं है, क्योंकि 50% महिलाएं इस देश में, आधी आबादी जो है उसको 1/3 आरक्षण देने की बात यहाँ पर की जा रही है। और वर्तमान समय में स्थिति इससे बहुत खराब है। लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं हैं और कई सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 10%, 5% महिलाएं हैं। तो इसलिए ये अधिनियम आपको याद रखना है। ये सारे संविधान संशोधन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए।